हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकिता स्वागत करती हूँ हमारे अपने चैनल में जिसका नाम है पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। जैसा कि आज हमारा लेक्चर नंबर क्या है 6 है। हमने पिछले लेक्चर से शुरुआत कर दी थी चेन सर्वे की और उसमें हम लोग पढ़ रहे थे जरीब सर्वेक्षण के लिए उपस्कर इक्विपमेंट रिक्वायर्ड फॉर चेन सर्वे की शुरुआत की थी हम लोगों ने। तो आज की क्लास में हम लोग आगे की कंटिन्यू करेंगे। आगे हमारे सर्वे चेन सर्वे करने में हमें किन किन इक्विपमेंट की आवश्यकताएं पड़ती हैं उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो जो बच्चे अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखे हैं, मेरी रिक्वेस्ट है पहले वो मेरे पिछले वीडियोस को कंप्लीट करें और उसको प्रॉपर नोट्स तैयार करें जिससे कि उनको मेरी आगे की वीडियोस भी अच्छी तरीके से समझ में आए। तो चलिए ठीक है, फिर आज हम लोग आगे पढ़ते हैं इक्विपमेंट। अगला इक्विपमेंट पढ़ते हैं जिसका नाम है एरो। हम लोगों ने पिछले इक्विपमेंट में पढ़ा था चेन क्या है, टेप क्या है। दो इक्विपमेंट हम लोगों ने पढ़ चुके थे। आज हम लोग अपना तीसरा इक्विपमेंट पढ़ेंगे जिसका नाम है सुआ या तीर, जिसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, एरो और मार्किंग। तो सबसे पहले इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज जानेंगे। हम इसका फिगर देखते हैं कि कैसे बनता है। सुआ या तीर किस तरीके से होता है। तो सुआ कुछ इस प्रकार से बना होता है। इसका नीचे से का निचला सिरा जो होता है वो क्या होता है, नुकीला होता है। और इसका जो डाया होता है, इसका डायमीटर जो होता है 50 mm का होता है। ये हमारा है शुआ, इसका डायमीटर 50 mm का होता है और इसकी जो ये लेंथ होती है वो होती है 40 सेंटीमीटर की। 40 ऐसे दिखाई नहीं दे रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ 40 सेंटीमीटर का है। तो जैसा कि इसमें लिखा भी है कि जरीब द्वारा जमीन पर नापी गई दूरी की निशानदेही करने के लिए, क्योंकि सुआ का हम लोग किस लिए प्रयोग करते हैं, निशानदेही करने तथा गणना करने के लिए सुआ का क्या होता है, इस्तेमाल होता है। जरीब फैलाकर तथा खींचकर उसक कर सिरे पर सुआ गाड़ दिया जाता है और जरीब आगे की ओर बढ़ा ली जाती है। एक जरीब के साथ 10 सुए उपलब्ध कराया जाता है। सुए को जरीब पिन भी कहते हैं। तो अब इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में पढ़ेंगे कि क्या है ये। इसको हटाते हैं। पहले आप लोगों ने फिगर देख ही लिया होगा। तो अगर इसको अपने तरीके से हम लिखें, अपने पॉइंट में लिखें, तो हम जानेंगे कि सुआ किससे मिलकर बना होता है। सुआ यानी कि एरो जो बनाया जाता है वो एक स्टील के मजबूत वायर से मिलकर बनाई जाती है। तो ये पॉइंट हम लिखेंगे कि ये जो है कौन, एरो, ये मजबूत स्टील वायर के बनाए जाते हैं। ये तो होगी कि किससे बनाया जाता है एरो। तो हमारा ये जो एरो होती है मजबूत स्टील वायर की बनाए जाते हैं। दूसरा इनका हम पॉइंट लिखें कि इनका यूज हम लोग क्यों करते हैं। तो इनका यूज जो हम लोग करते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेशन को लोकेट करने के लिए करते हैं। दूसरा पॉइंट हम ये लिख सकते हैं इसके बारे में, क्या लिखेंगे कि इनका यूज जो करते हैं इंटरमीडिएट स्टेशन को लोकेट करने के लिए करते हैं। ये तो इसके दो पॉइंट होगी इसके थ्रू। अब जैसे कि आगे लिखा था सुआ 4 mm मोटी इस्पाती मतलब क्या होता है, स्टील वायर का बनाया जाता है। जैसे मैंने लिखा ना कि ये जो होती है मजबूत स्टील वायर का क्या होती है, बनाया जाती है। वही चीज यहाँ पे लिखा है कि स्टील वायर का बनाया जाता है। इसकी जो लंबाई लेंथ जो रखी जाती है वो 40 सेंटीमीटर से। जैसे भी मैंने फिगर जो बनाया था, ये मैं छोटा सा यहाँ से बनाती हूँ सुआ को, जो नुकीला होता है। इसका जो मैंने डायमीटर बताया था वो 50 mm को बताया था, यानी 5 सेंटीमीटर। और इसकी जो लेंथ है वो है 40 सेंटीमीटर की।
तो वही चीज यहाँ पे लिखा है कि सुबह 4 mm मोटी है। ये जो होती है इसका डाया जो होता है ना वो 4 mm का होता है। 4 mm मोटी इस्पाती यानी कि स्टील वायर है क्या होती है, बनाई जाती है। इसकी जो लंबाई होती है वो 40 सेंटीमीटर रखी जाती है। सुबह का एक सिरा क्या होता है, नुकीला होता है। यही जो इसका निचला सिरा होता है वो क्या होता है, नुकीला होता है। नुकीला इसलिए होता है जिससे कि इसको हम लोग जमीन में क्या कर सके, आसानी से गाड़ सके। तथा दूसरे सिरे पर 5 सेंटीमीटर व्यास की हुंडी बनी होती है। 5 सेंटीमीटर व्यास से क्या बनी होती है, हुंडी बनी होती है। और इसमें एक पॉइंट और लिखा था कि एक जरीब के साथ 10 सूबे उपलब्ध कराए जाते हैं। मतलब कि ये हमेशा 10 की बंडलों में बने हुए थे। तो इसका हम थर्ड पॉइंट क्या लिख देंगे, इसका थर्ड पॉइंट लिखेंगे कि ये मतलब एरो हमेशा 10 की बंडलों में होता है। 10 की बंडलों में 10 की बंडलों में बंधे होते हैं, ये हमेशा 10 की बंडलों में बंधे होते हैं। तो हमारे इसमें सर्वे करने में 2 लोग होते हैं, एक लीडर होता है तो एक फॉलोवर होता है। तो जैसे कि कभी कोई पूछता है यदि हमारी मापी गई चेन की संख्या इतनी है तो फॉलोवर्स के पास चेन की संख्या कितनी होगी, ये प्रश्न कभी कभी हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो वही चीज अगर हम लिख दे, यदि हमारी मापी गई चेन की संख्या n है, मापी गई चेन की संख्या n हो तो क्या करेंगे, तो हम एक बार फॉलोवर्स, एक बार लीडर का निकालेंगे कि उसमें कितनी एरो की संख्या होती है, और एक बार फॉलोवर्स का निकालेंगे। तो लीडर के द्वारा जो मापी गई एरो की संख्या होगी, वो चेन की संख्या होगी, वो होगी 10 - n। तो वही चीज लिखेंगे यहाँ पे, लीडर के पास इसको दूसरे कलर से लिखते हैं, जैसे फॉर्मूला आपको दिखे। एरो की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, 10 - 1। 10 कहाँ से आए, क्योंकि ये 10 की बंडलों में क्या होते हैं, बंधे होते हैं। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 10 - n। और तो लीडर के पास निकल गया। और दूसरा किसके पास, किसके लिए निकालेंगे, फॉलोवर्स के पास। तो फॉलोवर्स के पास जो एरो की संख्या आएगी वो क्या होगी, n - 1, जहां n हमारी क्या है, n हमारी क्या है, मापी गई चेन की संख्या है। तो लिखेंगे दूसरा पॉइंट की फॉलोवर्स के पास एरो की संख्या बराबर क्या हो जाएगा, n - 1। ये फॉर्मूला निकल के आएगा। तो एक बार फिर से इसको समराइज करेंगे हम लोग कि जो हमारा ये सुआ या तीर होता है, इसको इंग्लिश में हम लोग जो बोलते हैं एरो और मार्किंग पिन कहते हैं। ये जो बने होते हैं ये कुछ इस प्रकार से बना होता है। ये 4 mm की मोटी एक मजबूत स्टील वायर से मिलकर ये बनी होती है, बनाए जाते हैं। और इनका जो हम लोग यूज करते हैं वो इंटरमीडिएट स्टेशन को लोकेट करने के लिए करते हैं। तीसरा पॉइंट जो मैंने बताया कि ये 10 की संख्याओं में या 10 की बंडलों में बंधे होते हैं। और चौथा पॉइंट मैंने बताया कि चेन को मापने के लिए हमें 2 लोग की आवश्यकता होती है, एक हमारे लीडर होते हैं और दूसरा हमारा क्या होता है, फॉलोवर्स होते हैं। तो कभी कभी जैसे ये प्रश्न पूछता है कि यदि मापी गई चेन की संख्या 9 है तो फॉलोवर्स के पास क्या एरो की संख्या कितनी होगी। तो हम इस फॉर्मूला से हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं कि जैसे लीडर के पास एरो की संख्या हमने कितना बताया, 10 - n। 10 कहाँ से था, जो ये बंडलों में बंधे होते हैं। n क्या है, हमारी मापी गई चेन की संख्या है। और फिर फॉलोवर्स के पास एरो की संख्या कितनी निकल गई, n - 1 आई। तो n - 1 क्या है, कि ग्राउंड की संख्या है। ग्राउंड की, अगर हम माने ग्राउंड की संख्या बराबर कितनी है, 1 है।
तो अब जैसे कि एक प्रश्न पूछता है, इसको हम ऊपर से रफ करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। प्रश्न पूछा कि यदि, क्वेश्चन क्या, यदि मापी गई चेन की संख्या कितनी हो, 7 है, तो फॉलोअर्स के पास एरो की संख्या क्या होगी। एरो की संख्या बताइए, लिख देते हैं, या फिर क्या होगी। ये प्रश्न कभी कभी हमारे एग्जाम में आ जाता है, तो हमको पता है ये फॉर्मूला से कि फॉलोवर्स के पास एरो की संख्या कितनी है, n है, तो वही चीज हम लिख देंगे, फॉलोवर्स पास आने की संख्या, हमारी की संख्या कितनी है, n है, n-1 है। तो अब क्योंकि n कमांड इसमें दिया है, मापी गई चेन की संख्या कितनी है, 7 है, तो 7-1 कर देंगे तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, 6। तो हमने क्या लिख देंगे आंसर कि फॉलोवर्स के पास जो एरो की संख्या होगी वो कितनी होगी, 6 होगी, यानी कि 1 कम होगी। तो ये रही हमारी एरो की बात, जो हमें इसका यूज करते हैं हमें सर्वे करने में, चेन सर्वे करने में इक्विपमेंट। फिर नेक्स्ट में आता है रेंजिंग रॉड, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, आरेखन दंड करते हैं। इनका मेनली यूज हम लोग क्यों करते हैं, सर्वे स्टेशन के लिए करते हैं। रेंजिंग रॉड, रेंजिंग रॉड जो हमारा कुछ बना होता है इस टाइप से बना होता है, इनका भी सिरा नीचे से क्या होता है, नुकीला होता है, और ये ऐसे ही खाने में बने होते हैं। ऊपर एक क्या लगा देते हैं, फ्लैग लगा देते हैं, 25 गुणे 25 सेंटीमीटर का ये फ्लैग लगाया जाता है। पच्चीस गुणे 25 सेंटीमीटर क्या लगा देते हैं, फ्लैग लगाया जाता है। ये क्या है, फ्लैग है। ये कुछ इस तरीके से आरेखन दंड हमारा होता है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे, क्या लिखा है, सर्वेक्षण स्टेशनों की दूर से पहचान के लिए तथा भूमि पर सर्वेक्षण रेखा डालने व इसकी सिधाई की जांच करने के लिए हम लोग रेंजिंग रॉड को यूज करते हैं। मैंने जैसे बताया कि इनका मेनली यूज ही हम लोग क्यों करते हैं, सर्वे स्टेशन के लिए करते हैं। तो वही चीज इसमें लिखा है, जब एक सिरे से देखने पर 3 आरेखन दंड, जैसे कि हमने सर्वे एक यहाँ रखा रेंजिंग रॉड, एक यहाँ रखा और एक बीच में रखा, जब तीनों हमारी एक सीधी रेखा दिखाती है, आगे से हमें देखने पर सिर्फ हमें यही रेंजिंग रॉड दिखाई दे, ये दोनों ना दिखाई दे, तो हम समझ जाए कि हमारे क्या बन चुकी, एक सीधी रेखा बन गई है। तो और इसके लिए हमें 3 रेंजिंग रॉड की जरूरत पड़ती है, सीधी रेखा नापने के लिए हमें 3 रेंजिंग रॉड की जरूरत पड़ती है। मैंने पहले यहाँ रखा एक स्टेशन पे, इसको फिर दूसरे स्टेशन पे और एक को इंटरमीडिएट पे रखते हैं। तो अगर तीनों को एक साथ रखने में हमें सिर्फ और सिर्फ आगे वाला दिखाई देता है, बाकी दोनों नहीं दिखाई देते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारा लाइन क्या है, सीध में है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि जब एक सिरे से देखने पर 3 आरेखन दंड आंख की सीध में होते हैं, एकदम आंख की सीध में होते हैं, तो उनको मिलाने वाली रेखा जो होती है वो सीधी होती है। तो उनको जैसे ये है, तो फिर अब इनको जो मिलाने वाली रेखा वो होगी हमारी क्या होगी, एक सीधी रेखा होगी। आरेखन दंड भली प्रकार से संशोधित तथा सीधे रेशों वाली लकड़ी का बनाया जाता है। यह 30 mm व्यास का गोलाकार तथा 2 या 3 मीटर लंबा दंड होता है। इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 2 से 3 मीटर तक होती है। इनका यूज हम लोग जनरली हीली तथा ग्राउंड के अनइवन होने की दशा में हम लोग करते हैं। ये उन्हीं एरिया में प्रयोग की जाती है जहाँ का एरिया कैसा होता है, हिली होता है, या उनका ग्राउंड कैसा होता है, अनइवन होने की दशा में हम रेंजिंग रॉड का यूज करते हैं। वहां पर रेंजिंग रॉड या एक और होता है रेंजिंग बोल, इन दोनों का यूज हम लोग करते हैं। इनकी जो विजिबिलिटी होती है वो 200 मीटर तक की होती है। 200 मीटर तक के आसानी से हम लोग इनकी विजिबिलिटी करते हैं। फिर ये तो होगी रेंजिंग रॉड की बात। नेक्स्ट इक्विपमेंट जो हमारा है वो हमारा आता है रेंजिंग पोल। रेंजिंग पोल, रेंजिंग रॉड वही है। ये रेंजिंग पोल कभी हम लोग इसीलिए करते हैं, इनका ये हम लोग लिख सकते हैं कि इनका यूज हम लोग कहाँ करते हैं, इनका यूज हिली एरिया
तथा ग्राउंड के अनइवन होने की दशा में अनइवन होने की दशा में इनका यूज करते हैं। और जैसे कि हमारा रेंजिंग रॉड की लेंथ कितनी थी, 2 से 3 मीटर की थी, तो इनकी लेंथ जो हो जाती है 4 से 8 मीटर की होती है। इनकी जो लेंथ होती है वो 4 to 8 मीटर। ये था इन दोनों में डिफरेंस। अधिक लंबी सर्वेक्षण रेखाओं के आरेखन के लिए हम आरेखन बॉक्स यानी रेंजिंग पोल बनाते हैं। यह आरेखन दंड की से लंबाई में काफी बड़ा होता है, काफी, क्योंकि उनकी जो लेंथ थी वो 2 से 3 मीटर तक की थी और इनकी जो लेंथ है वो 4 से 8 मीटर की, मतलब कि ये बहुत ज्यादा लंबा होता है अकॉर्डिंग टू रेंजिंग रॉड के। फिर नेक्स्ट इक्विपमेंट हमारा जो था वो आता है खसका दंड, जिसे हम लोग और दूसरे नाम से कहते हैं अंतर लंबन दंड, या फिर इंग्लिश में कहते हैं ऑफसेट रॉड। ऑफसेट रॉड क्या होती है? ऑफसेट रॉड यह दंड बनावट में आरेखन दंड, मतलब कि उन्हीं आरेखन दंड मतलब क्या होती है? रेंजिंग रॉड, जैसे कि मैंने बनाया था रेंजिंग रॉड, उन्हीं के जैसा होता है। ये भी सेम उसी के जैसा होता है, लेकिन इसमें क्या डिफरेंस होता है? इसमें ऊपर से, उसमें फ्लैग लगा था, यहाँ पे ऊपर से खांचे कटे होते हैं। यही लिखा जा रहा है यहाँ पे, यह दंड बनावट में आरेखन दंड जैसा ही होता है, परंतु इसके ऊपरी सिरे पर एक खांचा बना होता है। यहाँ पे जो कटा होता है ना, ये खांचा कटा होता है एक। ये खांचा कटा होता है जिसमें जरीब का हैंडल फंसा करके उसको हम लोग क्या करते हैं, झाड़ी या खाई की तरफ खींच ले जाते हैं, घसीट लिया जाता है। जरीब को झाड़ी या खाई आदि बाधाओं के उस पार घसीट लिया जाता है। ये खांचा काटने से ये फायदा रहता है इसमें। खसका दंड की लंबाई ठीक 2 मीटर की होती है और इसे 0.20 मीटर की सफेद या काली, इन लोग फिर जो ये हम इसे काटे हुए हैं ये सफेद और काले कलर पे इसको किया जाता है, पट्टियों में इसको पोता जाता है। जैसे एक व्हाइट रहेगा तो दूसरा ब्लैक, व्हाइट ब्लैक, ये रहता है। इस व्यवस्था से खसका दंड सर्वेक्षण रेखाएं खसके की तथा दूरी नापी जा सकती है। खसका दंड को अंतर लंबन दंड भी कहते हैं। इसका जैसे कभी कभी एग्जाम में हमारे खसका दंड ना दे करके बोल देता है अंतर लंबन दंड के बारे में लिखिए, तो अंतर लंबन दंड ही हमारा खसका दंड होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, ऑफसेट रॉड कहते हैं। तो जैसे इनकी भी लेंथ लिखी है, तो इनकी लेंथ कितनी होती है? इनकी जो लेंथ होती है वो 2 मीटर तक की होती है। और यही हमारा रेंजिंग रॉड में भी था कि उसकी भी लेंथ जो होती है वो 2 से 3 मीटर थी, जबकि रेंजिंग पोल की 4 से 8 मीटर की थी और ऑफसेट रॉड की 2 मीटर की लेंथ होती है। और इनको भी हम लोग सफेद और काली पट्टियों में क्या होती है, पोता जाता है, उसको भी सफेद और काली पट्टियों में पोता जाता है। तो ये बात रही हमारी ऑफसेट रॉड की। फिर नेक्स्ट इक्विपमेंट जो हमारा आता है वो है खूंटी तथा कास्ट हथौड़ा, पैग और मैलेट। ये सर्कुलर या फिर स्क्वायर शेप में बनाए जाते हैं। सर्कुलर शेप में जो इनका फिगर होता है वो कुछ इस टाइप से होता है। हमारे जो पैग बनी होती है ये ग्राउंड मान लो है, इसका ये ग्राउंड है, ठीक है। जैसे कि मैंने पैग के बारे में आपको पिछले ही बताया था कि ये एक वेल सीजन टिम्बर होते हैं। ये किसका बनाया जाता है? एक वेल सीजन टिम्बर का बनाया जाता है और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं? मेन स्टेशन को लोकेट करने के लिए किया जाता है। किसका? पैग का। और ये अब कास्ट हथौड़ा क्या होता है कि इसको जब हम लोग जमीन में गाड़ते हैं तो एक विशेष प्रकार की हथौड़े की जरूरत पड़ती है, जिसे हम लोग कास्ट हथौड़ा, जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैलेट कहते हैं। ये जो इसका फिगर बनाया है ये सर्कुलर शेप में बनाया गया है, सर्कुलर शेप में बना है ये। वही जैसे इसमें लिखा भी है कि क्षेत्र में सर्वेक्षण स्टेशनों की पहचान के लिए
यानी कि मैंने बताया ना कि मेन स्टेशन को क्या करती है, लोकेट करने के लिए, क्षेत्र में सर्वेक्षण स्टेशनों की पहचान के लिए उस बिंदु पर लकड़ी की खूंटी गाड़ दी जाती है। खूंटी कठोर लकड़ी की होनी चाहिए। ये तो रही खूंटी, इसे हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पैग बोलते हैं। इसका नाम क्या लिख देंगे, पैग लिख देंगे। फिर होती है कास्ट हथौड़ा, यानी कि मैलेट क्या होती है, लकड़ी की खूंटी को जमीन में गाड़ने के लिए कास्ट हथौड़ा ठीक रहता है, क्योंकि इसकी चोट से खूंटी फटती नहीं है और यह भी कठोर लकड़ी का बना होता है। तो वही पॉइंट इसमें हम लिखेंगे कि क्या लिखेंगे, पहला अपनी लैंग्वेज में जो हम लोग पॉइंट अभी पढ़े हैं उसी को लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये वेल सीजन टिम्बर का बना होता है, ये वेल सीजन टिम्बर का बना होता है। दूसरा पॉइंट क्या हमने पढ़ा है, दूसरा पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि इनका यूज हम लोग क्यों करते हैं, इनका यूज हम लोग मेन स्टेशन को लोकेट करने के लिए करते हैं। तो वही पॉइंट ये लिखेंगे यहाँ पे हम लोग कि इनका यूज मेन स्टेशन को लोकेट करने के लिए करते हैं। और ये तो इसके तीसरा पॉइंट हमने क्या बताया था कि हमने बताया था कि इनको जमीन में गाड़ने के लिए जिस हथौड़े का प्रयोग किया करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैलेट कहते हैं। तो ये पॉइंट हम लोग लिखेंगे इसके बारे में कि जमीन में गाड़ने के लिए, ऐसा नहीं, पैग मतलब खूंटी को, पैग को जमीन में गाड़ने के लिए जिस हथौड़े का प्रयोग करते हैं, जिस हथौड़े का यूज किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं। उसे ही मैलेट कहा जाता है। ये रही कुछ बात हमारी पैग और मैलेट की। तो इतनी बातें हम लोग अपनी लैंग्वेज में लिख रहे हैं। सबसे पहले फिगर बनाएंगे, फिगर से हम सारी बातें लिख सकते हैं कि ये जो बना होता है ये एक सर्कुलर शेप में पैग बना हुआ है, ये वेल सीजन टिम्बर का बनाया जाता है और इनका यूज हम लोग मेन स्टेशन को लोकेट करने के लिए करते हैं और पैग को जमीन में गाड़ने के लिए जिस हथौड़े का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं। इतनी सारी बातें अब मुझे लगता है, मुझे आशा है कि आप लोग को याद भी हो गया होगा, इसको लिखते लिखते सुनते सुनते याद हो गया, इसको अपनी लैंग्वेज में आप लोग लिख सकते हैं। तो इतनी सारी बातें रही पैग इक्विपमेंट की। नेक्स्ट इक्विपमेंट हमारा जो आता है साहुल जैसे इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्लम बॉब। प्लम ये जो होता है, आप लोगों ने लट्टू देखा होगा, ये उसी शेप में बना होता है और कह भी रहा है कि धातु का शंकुनुमा यानी कि कोनिकल शेप में होता है, शंकुनुमा पिंड होता है जिसके शीर्ष में एक मजबूत क्या बांधी जाती है, वायर बांधी जाती है, एक मजबूत डोरी बंधी होती है। साहुल को जब डोरी पकड़कर लटकाया जाता है तो इसका निचला सिरा इसका निचला नुकीला सिरा ये भी कुछ ऐसे शेप में बनाया जाता है। लट्टू
कुछ ऐसे बनाया जाता है। और फिर यहाँ पे क्या होती है, छोड़ो हटाओ, अपना लट्टू तो देखा ही होगा ना, इसका फिगर नहीं बना रहे हैं। और इसका भी निचला वाला सिरा कैसा होता है, नुकीला होता है। तो ठीक ऊर्ध्वाधर रेखा दर्शाता है। जब इस पे हम डोरी बांध देते हैं और फिर साहुल वैसे लट्टू वैसे लटकाएंगे तो क्या होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा दर्शाता है। किसी ऊंचे बिंदु की स्थिति धरती तल पर अंतरण करने के लिए साहुल काम में आता है। ये इसका यूज है। हम लोग प्लम बॉब का यूज क्यों करते हैं, तो प्लम बॉब का यूज इसीलिए करते हैं, किसी ऊंचे बिंदु की स्थिति धरती तल पर यानी अर्थ सरफेस पर अंतरण करने के लिए, इंक्लूड करने के लिए हम लोग प्लम बॉब का यूज करते हैं। प्लम बॉब हमारे उस टाइम काम आता है। तो ये बात ही थी हमारे प्लम बॉब की। ये कोनिकल पेंडुलम होता है, उसके जिसके ऊपरी सिरे पे हम लोग एक डोरी बांध देते हैं। जब डोरी पकड़कर उसको ऐसे साहुल को पकड़ लटकाते हैं तो एक हमें ऊर्ध्वाधर सीधी रेखा दर्शाई देती है। तो इसका यूज ही हम लोग इसलिए करते हैं, किसी ऊंचे बिंदु की स्थिति अर्थ सरफेस पर अंतरण करने के लिए प्लम बॉब काम में आता है। इतनी सारी बातें रही हमारे साहुल की। नेक्स्ट हमारा जो आती है फ्लैग। फ्लैग का यूज हम लोग क्यों करते हैं, ये भी सर्वेक्षण स्टेशनों की पहचान करने के लिए हम लोग इनका यूज करते हैं, आरेखन दंड की पहचान के लिए। क्योंकि ऊपर से अगर हम लोग फ्लैग लगा देते हैं तो हमें दूर से ही हमें दिखाता है कि वो हमारा रेंजिंग रॉड है। तो वही इसमें लिखा होगा कि फ्लैग जो होती है क्षेत्र में दूरी पर खड़े किए गए आरेखन दंड की पहचान के लिए। जहां जहां हमने रेंजिंग रॉड को रखा है उसके ऊपर हम क्या लगाते थे, फ्लैग दिखा देगा। क्योंकि हमें रेंजिंग रॉड तो दूर से दिखेगी नहीं, लेकिन अगर हम झंडे को लगा देंगे, झंडे को इसलिए डार्क कलर से, झंडे को रेड कलर यूज करते हैं, लगा रहेगा तो फिर वो खूब चौड़े पट्टी में इसलिए बनाते भी हैं जिससे हमें दूर से हमें दिखाई दे दे। तो वही चीज है कि क्षेत्र में खड़े किए गए, क्षेत्र में दूरी पर खड़े किए गए रेंजिंग रॉड की पहचान के लिए इनके शीर्ष पर कपड़े की चौकोर झंडी बांधी जाती है। झंडे सामान्यतः लाल या सफेद कपड़े की बनी होती है। क्योंकि डार्क कलर रहेंगे तभी हमें क्या होगा, दिखाई देगा क्षेत्र में, उस एरिया में। ये रही हमारे फ्लैग की बात। इसलिए जब मैंने रेंजिंग रॉड बनाया था ऐसे करके तो उसके ऊपर क्या किया था, यहाँ पे फ्लैग लगा दिया था। यहाँ पे फ्लैग बनी, जिससे कि अगर हम क्षेत्र में रेंजिंग रॉड को रखे हैं वहां पे तो ये फ्लैग रहेगा। तो फ्लैग के थ्रू हम पहचान सकते हैं कि हमने वहां पे मेरी रेंजिंग रॉड वहां पे है। फिर नेक्स्ट हमारा जो इक्विपमेंट आता है, संरेखण यंत्र या लाइन रेंजर आता है। लाइन रेंजर का यूज क्यों करते हैं, अधिक लंबी सर्वेक्षण रेखाओं का आरेखन करने के लिए संरेखण या लाइन रेंजर का यूज करते हैं। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि अधिक लंबी सर्वे रेखाओं का आरेखन करने के लिए इनका यूज हम करते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा जो आता है समकोण रेखा डालने की, यानी परपेंडिकुलर लाइन एकदम जो 90 डिग्री पे हो एकदम। समकोण मतलब क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो समकोण रेखा डालने के अंदर इंस्ट्रूमेंट फॉर रेंजिंग राइट एंगल लाइंस। तो ये क्या है, शुद्धता से सर्वेक्षण, जब कोई रेखा हमारी सीधी होती है 90 डिग्री पे होती है तो वो हमारी रेखा कैसी होती है, शुद्ध होती है। शुद्धता सर्वेक्षण रेखा के किसी बिंदु पर समकोण निकालने अथवा किसी बाहरी बिंदु से रेखा पर लंब डालने के लिए निम्न समकोण दर्शी यंत्र काम में आते हैं। हम 90 डिग्री की लाइन को मेजरमेंट करने के लिए हमारे दो यंत्र होते हैं। पहला होता है खुला गुणिया, जिसे हम लोग इंग्लिश में ओपन क्रॉस स्टॉक बोलते हैं, और दूसरा होता है प्रकाशीय गुणिया, ऑप्टिकल स्क्वायर भी बोलते हैं। इन दोनों में सबसे ज्यादा मोस्ट एक्यूरेट कौन सा होता है, ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर हमारा 90 डिग्री मेजरमेंट करने का सबसे एक्यूरेट मेथड होता है। इन दोनों की तरह हम 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट करते हैं, बट एक्यूरेट दोनों में से मोस्ट एक्यूरेट जो होता है ऑप्टिकल स्क्वायर होता है। फिर ओपन क्रॉस स्टॉक। अच्छा, ऑप्टिकल स्क्वायर हमारा 3 टाइप्स में होते हैं, ओपन क्रॉस स्टॉक, फ्रेंच क्रॉस स्टॉक, और जो तीसरा हमारा आएगा, अच्छा नहीं है क्या इसमें, कोई बात नहीं, ऑप्टिकल स्क्वायर से पहले हम लोग ओपन क्रॉस स्टॉक पढ़ेंगे क्या होता है। ये भी 90 डिग्री एंगल मेजरमेंट करने की एक्यूरेट विधि होती है। किसी रेखा से लंब निकालने अथवा रेखा पर लंब डालने के लिए ये एक खुला गुणिया का एक सरल प्रकार का यंत्र होता है। ये 3 टाइप से होते हैं। सिंपल क्रॉस स्टॉक, जिसका यूज हम लोग क्यों करते हैं, 90 डिग्री के ये जो यूज करते हैं इनका हम लोग सिर्फ और सिर्फ 90 डिग्री मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टॉक के थ्रू जो हम लोग एंगल मेजरमेंट करते हैं, इनके थ्रू हम लोग 45 डिग्री भी एंगल मेजरमेंट करते हैं, 90 डिग्री का भी एंगल मेजरमेंट करते हैं, और 135 डिग्री के एंगल भी मेजरमेंट करते हैं। किसके थ्रू, फ्रेंच या अष्टफलकी गुणिया के द्वारा हम लोग ये 3 एंगल का मेजरमेंट कर सकते हैं। इधर लिख देते हैं, अगर दिखाई दे रहा है तो, इधर तो दिख नहीं रहा होगा, इधर लिख देते हैं। सिंपल क्रॉस स्टॉक, इनके द्वारा हम राइट एंगल मेजरमेंट करते हैं, लिख देते हैं राइट एंगल। ये जो यूज की जाते हैं राइट एंगल, राइट एंगल पे क्या ऑफसेट लिए जाते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टॉक के थ्रू
45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री पर ऑफसेट लिए जाते हैं इनके थ्रू। और एडजस्टेबल जो होती हैं, एडजस्टेबल मतलब ये है कि यूज फॉर एनी एंगल, इनका ये हम लोग किसी भी एंगल को मेजरमेंट करने के लिए करते हैं। तो इसलिए इनके बारे में जो लिखेंगे, समायोजन, समायोज्य गुणियां यानी कि जिसे एडजस्टेबल क्रॉस स्टॉप कहते हैं, इनका जो हम लोग यूज करते हैं यूज फॉर एनी एंगल, किसी भी एंगल के मेजरमेंट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इतनी बातें थी हमने ओपन क्रॉस स्टॉप में जाना कि ये ओपन क्रॉस स्टॉप को यूज भी हम लोग परपेंडिकुलर रेखा डालने के लिए करते हैं, लाइन डालने के लिए करते हैं। जैसे ये 3 टाइप्स में होते हैं हमारा सिंपल, ये हम कोशिश करेंगे कि ये हिंदी नाम याद करना थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए हम पहले से ही कह रहे हैं कि हम लोग टेक्निकल टर्म को इंग्लिश में ही जरूरत मतलब कोशिश करेंगे कि हमें याद ही हो जाए। तो सिंपल क्रॉस स्टॉप जो थी ये राइट एंगल के ऊपर ऑफसेट लिए जाते हैं। फ्रेंच क्रॉस स्टॉप जो है वो 45 डिग्री, 90 डिग्री और 135 डिग्री पर ऑफसेट लिए जाते हैं। और एडजस्टेबल, एडजस्टेबल के नाम से जैसे हम समझ रहे हैं कि एडजस्ट यानी किसी भी एंगल के लिए ये यूज किए जाते हैं, किसी भी एंगल के लिए, यूज फॉर एनी एंगल मतलब किसी भी एंगल के मेजरमेंट के लिए इनका यूज हम करते हैं। तो ये बातें थी हमारी ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में। ऑप्टिकल क्रॉस स्टॉप, सॉरी ओपन क्रॉस स्टॉप था ना। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में पढ़ेंगे, जैसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाशीय गुणियां। ये ऑप्टिकल स्क्वायर जो होती है मोस्ट एक्यूरेट मेथड है परपेंडिकुलर एंगल मेजरमेंट के लिए। तो पढ़ेंगे उनके बारे में क्या लिखा है कि प्रकाशीय गुणियां यानी ऑप्टिकल स्क्वायर से सर्वेक्षण रेखा पर वर्णित गुणियां से अधिक परिशुद्धता, मैंने बताया ना कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड होती है, मोस्ट एक्यूरेट मेथड है से संपूर्ण डाले जाते हैं। यह प्रकाश किरणों के दर्पण से टकराकर परावर्तित होने के सिद्धांत पर काम करता है। ये किस पर काम करता है, ये डबल रिफ्लेक्शन पर कार्य करता है। इनका जो प्रिंसिपल होती है, कभी कभी पूछ लेता है कि ऑप्टिकल स्क्वायर हमारा किन प्रिंसिपल पर आधारित है, तो हमारा डबल रिफ्लेक्शन पर आधारित है। जो ऑप्टिकल स्क्वायर या तो ऐसे लिखते, इट इज बेस्ड ऑन डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। ये डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर क्या है, आधारित है। फिर आता है हमारा प्रकाशीय गुणियां, जिनमें 3 प्रकार के होते हैं। ये भी हमारा 3 टाइप्स में होता है। पहला है सिलेंड्रिकल ऑप्टिकल स्क्वायर, दूसरा है इंडियन ऑप्टिकल स्क्वायर, तीसरा है प्रिज्म स्क्वायर। प्रिज्म स्क्वायर भी हमारा ऑप्टिकल स्क्वायर की तरह ही वर्क करता है। और ठीक है, फिर ऑप्टिकल स्क्वायर के बारे में सिर्फ हम अभी इतना ही जानेंगे, आगे ज्यादा जानेंगे तो फिर मतलब इतना ही हमारे लिए काफी है लिखने के लिए। तो इतनी सारी बातें हमारी जो थी वो रही कि सर्वे करने में हमें किन किन उपकरणों की आवश्यकता थी। तो हमें लगता है कि आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा कि, और अपने तरीके से अब तो आप लिख भी सकते होंगे, याद भी हो गया होगा कि हमें सर्वे करने में किन किन उपकरणों की आवश्यकता थी। तो इतनी सारी इक्विपमेंट थी जो हम लोग चेन सर्वे करने में यूज करते हैं। एक बार फिर समराइज करेंगे। पहला हमने जो पढ़ा था चेन पढ़ा था और टेप पढ़ा था। तो फिर आज हम लोगों ने जो पढ़ा है वो एरो के बारे में जाना है कि हमारा एरो क्या होता है। फिर हमने जाना है रेंजिंग रॉड क्या होता है, रेंजिंग पोल क्या होता है। फिर हमने पढ़ा कि पैग क्या होती है, मैलेट क्या होती है, क्रॉस स्टॉप क्या होते हैं। इतनी सारी संरेखण यंत्र डालने की क्या होती हैं, इतनी सारी इक्विपमेंट के बारे में हमने आज जाना। तो आशा करते हैं कि आपको हमारी वीडियो समझ में आई होगी, सारी उपकरण समझ में आए होंगे, क्या क्या हम उपकरण सर्वे में यूज करते हैं, उनका यूज क्या है, अच्छी तरीके से आप लोगों को समझ में आया होगा। और हमारी रिक्वेस्ट भी है कि जो बच्चे आज हमारा नया वीडियोस देख रहे होंगे वो हमारे पहले पिछले वीडियोस को कंप्लीट करें, जिससे कि वो अपनी एक प्रॉपर नोट्स प्रिपेयर कर सके और
कोई भी डाउट होगा किसी भी इक्विपमेंट में तो आप हमें कमेंट करके लिख सकते हैं। और अगर हमारी वीडियोस अच्छी भी लगी हो तो उनको लाइक, सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए ताकि उनको भी कुछ बेनिफिट मिल सके। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही क्लास। थैंक यू।